हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है जर्नल एंट्री का लेक्चर नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम गुड्स से ही रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट सीखेंगे और कैपिटल और ड्राइंग्स पे अगर इंटरेस्ट कुछ चार्ज होता है तो इस तरह की जो छोटे मोटे एंट्री और होते हैं इन सब का ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। गुड्स में क्या, गुड्स का अलग अलग ट्रीटमेंट जरा सीखते हैं कि इस क्वेश्चन में गुड्स का क्या क्या हो सकता है। गुड्स खरीदने बेचने का तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब अगर गुड्स को कोई पर्सनल पर्पस के लिए ले लेता है, गुड्स को हम किसी को डोनेट कर देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं, गुड्स जल जाता है, चोरी कर लेता है, गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए अगर ओनर ले लेता है तो इस तरह का क्या एंट्री होता है। आप खुद सोचिए कि अगर हमने गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया था ना, डेबिट का मतलब प्लस। अब आपके पास से अगर गुड्स चला गया, मान के चलो मैंने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, अब 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, उसमें से 10,000 रुपए का सामान ना चैरिटी कर दिया, मैंने किसी को दान कर दिया। तो बताओ 10,000 रुपए का अगर मैंने गुड्स चैरिटी करके दान कर दिया तो मेरे पास पहले से स्टॉक यानी गुड्स कितना था, 1 लाख रुपए। अब उसमें से बताओ 10,000 रुपये चला गया ना, तो 10,000 रुपये इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग में मैंने क्या बताया था कि माइनस करने के लिए अपोजिट एंट्री पास की जाती है। मतलब अगर हमने गुड्स खरीदा था तो परचेज अकाउंट डेबिट किया था ना, हाँ सर। अब उसमें से 10,000 रुपये माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए अब परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कब कब हमारा गुड्स कम हो जाएगा, ये कब परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे? जब किसी भी हाल में मेरे पास से गुड्स कम हो रहा, जो गुड्स हमने खरीदा था बेचने के पर्पज से अगर वो कम हो जा रहा, चाहे चोरी करके ले जाए, आग से जल जाए, किसी को दान कर दिए, पर्सनल पर्पस के लिए ले गए या उसको किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिए, हर हाल में परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों? लॉजिक मैंने बता दिया। आप जरा देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, इसके मैंने ये 10 ट्रांजैक्शन आज लिखे हैं, 10 एंट्री कर लेने हैं हमको। कैश विड्रू बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹2,000, 2,000 रुपये जो है कैश विड्रू किया है प्रोप्राइटर मतलब ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए। मैंने क्या बताया था कि अगर घर से जो कुछ भी बिजनेस में लेके आता है तो कैपिटल, और बिजनेस से जो कुछ भी लेके जाता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। बस सीधी सी बात है। तो सर पहला एंट्री तो जाहिर सी बात है कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए लेके गया है 2,000 रुपये। अगर क्या लेके गया, कैश लेके गया ना, तो बिजनेस से क्या चला गया सर? कैश चला गया। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करो। ओहो कमाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 सेलिंग प्राइस 6,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज। अब यहाँ पे गुड्स लिया पर्सनल पर्पस, जैसे ही पर्सनल पर्पस आ जाए ना तो ड्राइंग्स को याद कर लेना। क्या कहते हैं उसको? ड्राइंग्स। क्योंकि ओनर जो लेने वाला होता है, पाने वाला डेबिट करते हैं, तो ओनर को डेबिट करना है, बट ओनर का नाम नहीं लिखना, ओनर की जगह क्या लिखना है? ड्राइंग्स। सर तो दूसरे एंट्री में भी क्या एंट्री होगा? ड्राइंग्स डेबिट होगा। हाँ सर, दूसरे में भी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, बट यहाँ पे बिजनेस तो कैश नहीं लेके गया, क्या लेके गया? गुड्स लेके गया। और मैंने अभी अभी बताया था कि जैसे ही अगर बिजनेस से कोई भी गुड्स जाता है, कम होता है ना, तो टू परचेज होगा। क्या होगा सर? टू परचेजेस, क्योंकि मेरे पास से गुड्स चला गया तो यानी उतने से एक्सपेंस कम हो गया। यहाँ पे 1 लाख रुपए से एक्सपेंस मान के चलो मैंने डेबिट किया था, उसमें से कुछ चला गया, तो जितना चला गया उतने से एक्सपेंस कम हो गया ना, तो कम करने के लिए परचेज को कम करना पड़ेगा, यानी कि क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा सर, अब यहाँ पे सर दो अमाउंट है, कॉस्ट 5,000 रुपये, सेलिंग प्राइस 6,000 रुपये। एक बात बताओ, आपने जो गुड्स यहाँ पे पर्सनल पर्पस के लिए लिए हो उसकी कॉस्ट कितनी है? 5,000। मतलब आपने 5,000 में खरीदा था, उसको बेचना चाह रहे थे 6,000 रुपये में, तो बताओ आपके पास से एक्सपेंस कितने का कम हुआ सर? 5,000 रुपये का ना। वो तो बिकता ना 6,000 रुपये में, आपका परचेज कितने से कम हो गया सर? उसकी जो कॉस्ट होगी वही। तो हमेशा याद रखना, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों गिवन है, तो कॉस्ट कंसिडर करना है। क्या करना है? कॉस्ट, क्योंकि आपका एक्सपेंस सिर्फ उतने से ही कम हुआ है या आपका लॉस उतने से ही है जितना उसकी कॉस्ट है, यानी कि सर 5,000 रुपया। ओके सर, कमाल हो गया। तीसरा है गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी, सेल प्राइस 600। अब यहाँ पे चैरिटी को दान कर दिए, तो तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा? चैरिटी। क्या हो जाएगा? चैरिटी अकाउंट डेबिट।
चैरिटी अकाउंट डेबिट, अगर हम यहाँ पे लिख देते डोनेशन हमने कर दिया है तो डोनेशन अकाउंट भी कर सकते हो डेबिट, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक्सपेंस है। ओके सर, तो 2 क्या गया है सर, गुड्स गया है, तो जैसे ही गुड्स जाएगा तो हमेशा परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, दिमाग में तो फिट कर लीजिए। सर यहाँ भी परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस है, यानी कि कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में क्या लेना है, कॉस्ट लेना है, सेलिंग प्राइस से क्या लेने देना, आपका नुकसान, आपका परचेज एक्सपेंस कितने से कम हो गया सर, 500 रुपए से, जितनी उसकी कॉस्ट है। तो क्या सर पका रहा, सीधा बोल देना कॉस्ट ही लेना है, सेलिंग प्राइस को देख के स्माइल करना है। ओके सर, स्माइल कर लेंगे। नेक्स्ट है 4, गुड्स अनइंश्योर्ड ऑफ ₹3000 वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, यानी कि 3000 रुपए का गुड्स जो है इंश्योर्ड नहीं था, इंश्योरेंस किया हुआ नहीं था, जल गया, तो जल गया तो क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस को क्या करते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम एंट्री करेंगे 4th का, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। फायर अगर क्वेश्चन में थेफ्ट लिखा आता तो थेफ्ट भी डेबिट करेंगे, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट। 2 सर क्या जल गया है सर, परचेज, तो मैंने क्या बताया कि जैसे ही गुड्स जल जाए, जैसे ही गुड्स जल जाए एंट्री तो सीधा सीधा पास कर दो 3000 रुपए का। कमाल है ना, ये 3000 रुपए का समझ में आ रहा है कि कैसे एंट्री होगा। देखो जितने का गुड्स जल गया है तो आपके लिए नुकसान है ना, हाँ सर, तो नुकसान है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस है, तो उस लॉस का नाम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अगर कोई चोरी कर लेता तो लिखते लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। 2 क्या चोरी करके ले गया सर, गुड्स लेके गया है, तो परचेज कम हो जाएगा, परचेज अकाउंट क्रेडिट, मैंने बताया हर हाल में अगर गुड्स जा रहा है ना तो परचेज क्रेडिट करेंगे। और अगर सर गुड्स की जगह कोई एसेट्स जल जाता, चोरी हो जाता, तो 2 एसेट्स लिख देते, चाहे वो कैश हो, मशीनरी, बिल्डिंग, कुछ भी हो। कमाल है ना, हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब अगला बताओ सर 5th, गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डैमेज बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹800 एंड चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। ओहो 1000 रुपए का सामान जल गया, जैसे ही 1000 रुपए का सामान जल गया क्या हुआ, जैसे ही 1000 रुपए का सामान जल गया तो हम क्या एंट्री करेंगे सर, हम एंट्री करेंगे इसका यही वाला एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब इसमें स्पेस मैं इसके लिए कहां पे बनाऊं, अगर मैं बात करूं तो मैं यहीं पे कर देता हूं या मैं यहीं पे लिख देता हूं, यानी गुड्स जलने की एंट्री यही होगी, अमाउंट बस क्या आ जाएगा इसकी जगह 1000 रुपए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 1000 रुपए। देखो गुड्स इंश्योरेंस किया हुआ हो या ना हो, अगर गुड्स चोरी हो जाती है या जल जाती है तो पहला एंट्री तो कंफर्म है, एक एंट्री तो कंफर्म है जो कि है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या बोल रहा हूं, गुड्स इंश्योरेंस किया हुआ हो या ना हो, पहला एंट्री तो यही होगा। और अगर गुड्स इंश्योरेंस किया हुआ नहीं है तो पहला और आखिरी एंट्री यही होगा, सिर्फ यही एंट्री होगा, आगे कोई लेने देना नहीं है। हाँ साल के अंत में एक और एंट्री होती है सर, साल के अंत में ये क्या कहने का मतलब, आपको पता है ना कि जब साल खत्म होता है तो जितने भी एक्सपेंस है उन सारे को कहां ट्रांसफर करते हैं सर, उस सारे खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं, कहां पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका मतलब साल के एंड में ये वाला एक्सपेंस कहां पे भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या फिर थेफ्ट। कमालन, यानी हमने यहाँ पे जो एक्सपेंस यहाँ पे डेबिट किया था उस एक्सपेंस को खत्म करना है और उसको किससे चार्ज करना है सर, उसको P&L अकाउंट से चार्ज करना है। ये आ रहा है ना, पता चले कि स्क्रीन से बाहर ही हो जाए कवर से, ठीक है। तो हमारा एंट्री तो यही होगा। अब देख लेते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, बट क्लेम कितने का एक्सेप्ट किया है सर, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया 800 रुपए का। ओके तो सर 800 रुपए का, देखो यहाँ पे मैंने 3 सिचुएशन लिखा है, इफ गुड्स आर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस इज लॉस्ड और एक्सेप्टेड। लॉस्ड या एक्सेप्टेड दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि जितने रुपए का गुड्स आपका जला है उतने रुपए का ही अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो ये एंट्री होगा। तो ये एंट्री कितना, सपोज इस क्वेश्चन में 1000 रुपए का जला है तो एंट्री इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है तो हम क्या लिखते हैं, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू
टू जो यहाँ पे लॉस आपने डेबिट किए थे उसको खत्म करना पड़ेगा ना, तो लिखना पड़ेगा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। सर कितना रुपए, 1000 रुपए। ये वाला एंट्री कब करेंगे, ये वाला एंट्री जब करेंगे जब इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देने के लिए तैयार हो, बट इस केस में ऐसा नहीं है। अच्छा, when the full amount of claim is received, अब पूरा कंपनी ने क्या किया, क्लेम एक्सेप्ट किया और पूरा ही क्लेम कंपनी ने रिसीव पैसा दे भी दिया, तो ये पैसा अगर रिसीव हो जाता तो क्या एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कह लो या इंश्योरेंस क्लेम कह लो। कितना रुपए सर, सेम अमाउंट, यानी कि 1000 रुपए का कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया ना, तो 1000 रुपए आपको मिल जाता है। कमाल है ना। हाँ, बट यहाँ पे ये वाला सिचुएशन है, व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे द फुल क्लेम अमाउंट, यानी आपने जितने का क्लेम किया ना, 1000 रुपए का सामान जला ना, 1000 का आपने क्लेम किया, अगर पूरा इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देती है तो क्या एंट्री होगी सर, तब एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू सर ये जो एक लॉस था उसको खत्म करना है, तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर बताओ कितने का सामान जला है सर 1000 रुपए का सामान जला था। कितने रुपए का, 1000 का, तो 1000 रुपये मैंने यहाँ पे खत्म, क्योंकि मेरा लॉस 1000 रुपये का था, खत्म। बट इंश्योरेंस कंपनी ने बताओ कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया सर, 800 रुपये का ही क्लेम एक्सेप्ट किया। 1000 रुपये का सामान हमारा जला था ना लॉस, तो 1000 का लॉस है 800, 200 रुपये अभी भी घाटा है सर। अब 200 रुपये किससे चार्ज किया जाएगा, मैंने क्या बताया, पूरी दुनिया का बोझ कौन उठाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो 200 रुपये का लॉस हो गया उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू चार्ज किया जाएगा, तो लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200 रुपये। ये एक प्रकार से लॉस हो गया। कमाल है ना। हाँ, अब जब रिसीव अगर हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, तो ये वाला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम। कमाल है ना। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी ने, अच्छा, चेक इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से चेक भी रिसीव हो गया है। तो इंश्योरेंस कंपनी से चेक अगर रिसीव हो गया है तो बताइए कितने रुपए का चेक रिसीव होगा सर, 800 रुपए का होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी या फिर क्लेम, कितना रुपए सर, इंश्योरेंस कंपनी ने 800 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट किया है, तो 800 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये एंट्री हो गया, ये एंट्री नंबर 2 हो गया, ये एंट्री नंबर 3 हो गया, और ये एंट्री नंबर फर्स्ट के लिए यही वाला पार्ट था, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर टू परचेज 1000 रुपये 1000, और ये 2 3 ये सारा किसका पार्ट था, ये 5वें का पार्ट था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो फायर वाला ट्रीटमेंट है या थेफ्ट का कहानी है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 6 नंबर पे, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹2000 रिलेट टू द नेक्स्ट ईयर, यानी इस साल जो भी रेंट मैंने पे किया था ना उसमें से 2000 रुपये अगले साल के लिए, ये पता चला। तो मतलब हमने पे कर चुका है, ये इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो एक्सपेंस का जो है ट्रीटमेंट लेक्चर नंबर 2, 3 एंड 4 कराया हूँ, वहां पे ये सारा वहां पे ट्रीटमेंट है, तो आप लेक्चर नंबर 4 देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने जब रेंट पे किया होगा तो क्या एंट्री किया होगा सर, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके सर, अब बाद में पता चला कि सर रेंट जो पे किया ना उसमें से 2000 रुपये अगले साल का है, तो इसका मतलब 2000 का बेनिफिट अगले साल मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब मैं एंट्री नंबर 6 कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं 6। तो रेंट मैं एक्सपेंस उतने से डेबिट कर सकता हूं जितना इस साल का खर्चा है, इस साल जो मैंने खर्चा कर दिया। अब रेंट वो जो अगले साल का है, तो गलती से रेंट अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया था, उसको खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा सर, खत्म करना पड़ेगा, तो टू रेंट करना पड़ेगा, टू रेंट अकाउंट। अब इसका बेनिफिट मुझे अगली साल मिलेगा ना, तो उसको कहेंगे प्रीपेड रेंट। क्या कहेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। कितना रुपए है सर, रेंट का अमाउंट है 2000 रुपये। कमाल है। तो ये हमारा अगले साल के लिए ये एंट्री होगा, मतलब कि प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। सपोज समझ में आया, इसका डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है 7वें नंबर पे, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेलिंग प्राइस ₹2000, कॉस्ट प्राइस ₹1500। मतलब गुड्स का मैंने फर्नीचर बना लिया, मैंने मान के चलो लकड़ी का बिजनेस करता हूं, ठीक है ना, लकड़ी खरीदता हूं बेचता हूं, खरीदता हूं बेचता हूं। अब उस लकड़ी से ना मैंने एक फर्नीचर बना लिया, तो सर जब लकड़ी खरीदा, गुड्स खरीदा, तो वो मेरे लिए परचेज अकाउंट डेबिट हुआ होगा। अब
परचेस कम हो जाएगा। मैंने बताया ना, जब भी गुड्स कम हो रहा हो तो परचेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका मतलब 7वें नंबर पे टू परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा सर, उससे मैंने फर्नीचर बना लिया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एक नया एसेट्स आ गया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन। सर कितने रुपए लिखे सर, अमाउंट सेलिंग प्राइस या कॉस्ट, सर कॉस्ट। जब भी गुड्स कम हो रहा हो ना तो कॉस्ट देखना है, क्या देखना है, कॉस्ट देखना है। तो सर कॉस्ट कितना रुपए, 1500 रुपए, तो 1500 रुपए आ जाएगा आपका यहाँ। अगला है 8वां एंट्री, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ द विच इज इन एडवांस। मुझे रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ चेक के थ्रू, पैसा आया ना, हाँ सर, तो पैसा आ गया तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कमाल है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए रिसीव हुआ सर, 10,000 रुपये, ठीक है, तो 10,000 रुपये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट। टू सर आधा अमाउंट जो है ना वो अगले साल से रिलेटेड कमीशन है। कमीशन हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जब रिसीव की बात हो रही है तो हम इनकम को उतने ही से क्रेडिट कर सकते हैं जितना मैंने इनकम अर्न कर लिया है। इसका भी ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 5 में, ठीक है ना, तो आप वो देख सकते हैं लेक्चर नंबर 5। तो इनकम जब तक अर्न ना करूं, जब तक मैं सर्विस ना दूं, तब तक मेरे लिए इनकम नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे पता सर इनकम अर्न किए या नहीं किए, तो इसमें लिखा है कि आधा एडवांस है अगले साल के लिए। तो इसका मतलब इनकम मेरे लिए सिर्फ हाफ अमाउंट है, तो मैं कमीशन रिसीव जो है वो सिर्फ हाफ अमाउंट से करूंगा। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट कितना रुपए सर, 5,000 रुपए, बाकी 5,000 रुपए एडवांस है, तो एडवांस रिसीव हो गया, लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट होता है ना, हाँ सर। तो अगला हो जाएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना रुपए, 5,000 रुपए। तो ये कमाल हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको नोट कर लीजिए, अभी 9th और 10th 2 रहता है, मैं जल्दी से दोनों कराता हूं, आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, 9th देख लेते हैं और 10th। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको मालूम है कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना क्या है हमारे लिए, फर्म के लिए एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उस एक्सपेंस का नाम है, हम 9th कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू आप इसको पूरा लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब बताओ ये इंटरेस्ट का पैसा किसको देना है सर, ये कैपिटल पे दे रहे हैं, तो कैपिटल किसका होता है, ओनर का, तो ओनर को देना है, मतलब उतने से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा ना, क्योंकि कैपिटल ओनर का है, ओनर पे अगर हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे तो उतने से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। सर कैपिटल बढ़ जाएगी तो मतलब कि ओनर को देना है, तो एक प्रकार से क्या है यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कितना रुपए है सर, 5,000 रुपया है, ओके सर। कैपिटल देखो एक तरह से एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया। अब वो पैसा अल्टीमेटली किसके पास जाएगा, ओनर के पास, तो ओनर को देना है ना, हाँ सर लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट कह लो, या फिर कैपिटल उतने से बढ़ जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बताया था ना कि अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट, मतलब ऐसा कोई भी चीज जिससे बिजनेस का मतलब कि जो ओनरशिप बढ़ जाए, तो कैपिटल पे 5,000 रुपये मिल गया तो उस इंटरेस्ट के रूप में, तो उसने से उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो सीधा सा एंट्री क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹600। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है, पर्सनल पर्पस के लिए आपने बिजनेस का कोई भी चीज लिए हो, तो आप बिजनेस से अगर पर्सनल पर्पस के लिए लेके जाते हो तो बिजनेस के लिए तो इनकम है, यानी कि बिजनेस कहता है कि भाई तू तो मेरे यहाँ से पर्सनल पर्पस के लिए ले गया है तो मैं फ्री में तो दूंगा नहीं, तेरे से मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो इसका मतलब बिजनेस के लिए इनकम है, क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है। तो इनकम का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 600 रुपये, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अच्छा, बिजनेस को यहाँ पे देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस है, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अब ओनर से पैसा लेना है, इनकम है ना, तो कमाया ओनर से, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अच्छा, अब क्योंकि बिजनेस का ओनर ही तो बिजनेस चला रहा है ना, अच्छा, तो अब ये पैसा बिजनेस के लिए इनकम है तो 600 रुपये क्रेडिट हो गया। अब ये पैसा किससे लेंगे, ओनर से ही लेंगे ना, तो ओनर को कहेंगे चल पैसा निकाल, यहाँ पे पैसा दे रहे थे तो कैपिटल बढ़ रहा था तो क्रेडिट कर दिए, अब ओनर से ही पैसा लेंगे तो क्या कहेंगे, चल भैया पैसा निकालो, तो कैपिटल उतने से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपिटल कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा ना, हाँ सर कैपिटल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब
कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 600 रुपये। ओ माय गॉड, कैपिटल पे इंटरेस्ट से कैपिटल बढ़ जाता है और ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट की वजह से कैपिटल कम हो जाता है। इसी केस में आपका कैपिटल जो है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने और 10 कुछ अलग अलग टाइप के जर्नल एंट्री कर लिए हैं। अब अगला लेक्चर जो 10वां लेक्चर है वो लेक्चर में हम एसेट से रिलेटेड और एक ऑलरेडी लेक्चर नंबर 6 जो है वो एसेट्स के ट्रीटमेंट पे मैं बना चुका हूं, जर्नल एंट्री का किस तरह से करते हैं। अब कुछ उस पे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर अगर किया जाता है तो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों में अंतर पहचानने के लिए हम लेक्चर नंबर 10 करेंगे और उसके बाद जो है 4 लेक्चर वो जीएसटी के ऊपर आएगा। जीएसटी से रिलेटेड जर्नल एंट्री कैसे की जाती है वो सारा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की मुलाकात यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।